नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड टेस्ट को, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे, और ये हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम में। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज दोनों के ही ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ऐप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना होगा टेलीग्राम ऐप और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसको आप यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स आसानी से मिल जाएं। तो बिना देर किए इसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, शब्द पुकफा चीन और कौन से देश के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है चीन और म्यांमार के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि गंगा वोल्गा जो संवाद है और ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया था। उसके बाद कहा गया इसका जो विषय था वो था कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट है, हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, गंगा और वोल्गा, गंगा भारत की नदी है और वोल्गा रूस की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत और रूस के बीच में होने वाला संवाद है। ठीक है, और इसका विषय कनेक्टिविटी था। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन में हम 2018 और 19 के आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सब्जियां जहाँ पर होती हैं वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 2018-19 के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था और 25 जनवरी 2011 को इसने पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया था। और इसके साथ ही ये चुनाव आयोग का 61वां स्थापना दिवस था और 2011 से ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाने लगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं। कहा गया है इसका उद्देश्य उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान करना है जो हर साल 1 जनवरी को पूरे देश के सभी मतदाता केंद्रों में 18 वर्ष के हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल कथन सही है। और 25 जनवरी 2020 को मनाया गया था जो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका विषय बताया गया है मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। ये तीनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कहा गया है पहले कथन में कि स्विट्जरलैंड के राज्य के स्वामित्व वाले स्विस मिंट ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का 2.96 मिलीमीटर, जो लगभग 0.12 इंच का है, इसका खनन किया। और कहा गया है इसके साथ ही कि इस सिक्के में वैज्ञानिक जो है एल्बर्ट आइंस्टीन, इनका चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ होगा और इसका वजन होगा लगभग 0.063 ग्राम्स। दूसरा कथन है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में भारतीय रेलवे का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में चालू हुआ है अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला जानवरों का युद्ध स्मारक बनेगा। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। अब हमको इसमें असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन देख लेते हैं। पहला कथन है कि जो 7वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप है 2020 का, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है, जो अब नहीं होगा, कोविड-19 के चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि 2020 के लिए जो आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड और कुमार मुन्नन सिंह को आपदा प्रबंधन में उनके सराहनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए असत्य कथन पूछा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न में देख लेते हैं। कहा गया है भारत पर्व 2020 26 से 31 जनवरी के बीच में मनाया गया था और ज्ञानपथ और लाल किला मैदान में लाल किले के सामने इसको मनाया गया था। और कहा गया विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित ये एक वार्षिक कार्यक्रम है। और तीसरा कथन है कि इस वर्ष जो मनाया गया था भारत पर्व, इसका विषय क्या था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये महात्मा गांधी के 150वें वर्षों का उत्सव है। तो यहाँ पर जो कथन सही है हमारा वो पहला और तीसरा है। दूसरा गलत है, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय के द्वारा नहीं मनाया जाता है, इसको मनाया जाता है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, विदेश मंत्रालय नहीं होगा, यहाँ पर होगा पर्यटन मंत्रालय। इसलिए यहाँ पर जो हमारा असत्य कथन पूछा गया है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं।
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में 180 देशों को किस क्षेत्र के भ्रष्टाचार के स्तर पर मापा गया है? तो कौन सा ये क्षेत्र था? ये था सार्वजनिक। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ऑपरेशन एल्बर्टिच के लिए पूछा गया है, किससे संबंधित है? ये कहा गया है जर्मनी और फ्रांस दोनों से ही संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है कि 2020 का जो ओलंपिक होना था वो टोक्यो में होने वाला था, जो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद वैश्विक बेरोजगारी में 2020 में लगभग 2.5 मिलियन की वृद्धि का अनुमान है, और ये संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से पता चला है। तो ये दोनों कथन सही है, उत्तर ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, हमें देश को पहचानना है। वो देश कौन सा है जहां पर 7वां आईसीसी विश्व पुरुष T20 विश्व कप का मेजबान होने वाला था ये देश। उसके बाद जो 7वां महिला T20 विश्व कप था, इसकी भी मेजबानी करने वाला था। इसको अभी हमने देख लिया है, आपको शायद आंसर पता चल गया हो इसका। और कुख्यात दावानल की घटना भी यहाँ पर अभी हाल ही में हुई है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया हमारा ऑप्शन में नहीं है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। कहा गया है मानसी ये एक लैब्राडोर है, एक कुत्ता है जिसे 2016 में कश्मीर में आतंकवादी रोधी अभियानों में उसकी भूमिका के कारण कुत्तों के लिए सेना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और याद किए जाने वाले जानवरों की सूची में इसका नाम सबसे ऊपर है। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा देख लेते हैं, केरल टूरिज्म की बात की गई है। इसमें बैरियर फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट ने UNWTO यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के साथ वैश्विक पहचान हासिल की है, और ये एक्सेसिबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 में इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में जो दक्षिण भारतीय राज्य का विशेष उल्लेख करता है। तो ये दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, पद्म अवार्ड से संबंधित है। इसमें आपको गलत कथन का चयन करना है। इसमें कहा गया है PSU, जो PSUs होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इनके साथ काम करने वाले जो डॉक्टर वैज्ञानिक होते हैं, इनको छोड़कर सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है कि मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। और विदेशियों को भी ये दिया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, गलत पूछा गया है इसलिए ये नहीं होगा, गलत कोई नहीं है, उत्तर हो जाएगा डी। फिर हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वेंकैया नायडू, इनके द्वारा हाल ही में एक तदर्थ समिति गठित की गई थी, और इसके अध्यक्ष कौन है ये बताना है, जिन्होंने बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए और सोशल मीडिया पर जो पोर्नोग्राफी सामग्री के उपयोग और प्रसारण को रोकने के लिए सिफारिशें की थी। तो ये थे, इसके अध्यक्ष थे जयराम रमेश। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कि CARA, इसमें कहा गया है कि ये जो है भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है, और देश और अंतर्देश गोद लेने की निगरानी और विनियमन के लिए यह अनिवार्य है। तो ये नोडल एजेंसी है भारत में बच्चों को गोद लेने के लिए। और उसके बाद कहा गया ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। और तीसरा कथन है कि इंटर कंट्री अडॉप्शन पर हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार ये अंतर्देश गोद लेने से निपटने के लिए इस केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन असत्य है वो कोई भी नहीं है, क्योंकि तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा, असत्य कोई नहीं है, उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हमको फिर से असत्य कथन को ही चुनना है। कहा गया है भारत रत्न देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 1954 में स्थापित हुआ था। बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है जो भारत रत्न है इसकी सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं राष्ट्रपति को दी जाती हैं, और इसके लिए कोई भी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर कहा गया है कि वार्षिक पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 तक सीमित है। ये भी कथन सही है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि पुरस्कार से जुड़ा कोई मौद्रिक अनुदान नहीं है, इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है जीतने वाले को। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अवॉर्डी होता है वो अपना बायोडेटा और लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड में पुरस्कार की अभिव्यक्ति का उपयोग करके ये बता सकता है कि उसने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ये कथन भी सही है, इसलिए असत्य कोई भी नहीं होगा, उत्तर डी हो जाएगा। फिर कहा गया है कि 2020 में 2020 में G77 जो देश हैं इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, इनके अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है, तो ये चुना गया है गुयाना को। आगे बढ़ते हैं। गति पोर्टल के संबंध में पूछा गया है, ये किन परियोजनाओं को गति देने के लिए है और निगरानी के लिए शुरू की गई है। ये की गई है सड़क परियोजनाओं के लिए। ठीक है। इस प्रश्न में कहा गया है कि नागार्धन यहाँ पर हाल ही में खुदाई हुई है और वाकाटक वंश के जीवन, धार्मिक जुड़ाव और व्यापार प्रथाओं पर इससे जानकारी मिली है इस जगह से। और कहा गया है जो वाकाटक वंश के बारे में बताया कि ये सदियों पहले मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर प्रशासन करते थे। तो अब हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो कहा है ये नागार्धन जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो नागार्धन स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं दिया है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है शिव भोजन, ये योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इस योजना का संबंध है फिर से महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है कि बदलावों के बाद भारत में अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें कहा गया है 2020 का राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन जो कर्नाटक में आयोजित किया गया था, कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर 2020 पर पद्म भूषण पुरस्कार के लिए 16 व्यक्तियों को चयन किया गया है। और तीसरा कथन है कि दिग्गज भारतीय खिलाड़ी जो मैरी कॉम है, इनको प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तीनों ही कथन सही है, उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अब हमको असत्य की पहचान करनी है। कहा गया है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आधारित ATM कैश निकालने की व्यवस्था की है और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2020 से हो गई है। ये बिल्कुल कथन सही है। उसके बाद कहा गया है कि नासा जो है, इसने अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच हैं, ये एक महिला है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रक्षक बलों के बीच में 49वां सीमा समन्वय सम्मेलन हुआ था और ये नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर हमारे ये तीनों ही कथन सही हैं। असत्य पूछा गया है तो कोई भी असत्य नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं, विराट कोहली और जो तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, इनको इस दशक का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में एकमात्र नहीं, मतलब 2 लोग हैं तो एकमात्र कैसे हो सकते हैं, ये भारतीय थे, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है कि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है eBikré, तो इसको लॉन्च किया है और इसके द्वारा क्या होगा, जितने भी PSBs हैं इनकी नीलामी साइटों को नौवहन लिंक प्रदान करता है ये, और इससे क्या होगा, नीलामी के लिए जो भी संपत्ति है उनकी जानकारी के लिए एकल खिड़की होगी और इसका उपयोग इसके लिए किया जा सकेगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों कथन सही है, उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्याज उगाने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो प्याज उगाने वाला राज्य है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसलिए कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। फिर आगे देख लेते हैं, जब एक बैंक का परिसमापन होता है तो डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से हर व्यक्ति कितना बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार होता है? तो ये क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक सांविधिक निकाय है। तो ये सांविधिक निकाय नहीं है, ये संवैधानिक निकाय है। तो ये संवैधानिक निकाय कब होगी, जब इसका गठन संविधान के किसी अनुच्छेद से संबंधित होगा। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, इसको कॉमेंट करके बताइएगा जरा। दूसरा कथन है हमारा, GST जो परिषद है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य केंद्रीय राज्य मंत्री या वित्त मंत्री होते हैं, और सभी राज्यों के वित्त और कराधान के प्रभारी मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही है वो केवल दूसरा कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, इसमें जो बहुमत शेयर धारक कौन हो गया है, तो ये हो गया है भारत सरकार। आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है कि हाल ही में लॉन्च किया गया है जो देश का पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कौन निवेश कर सकता है? कौन निवेश कर सकता है? व्यक्ति भी कर सकता है, विदेश वाला प्रवासी भारतीय भी कर सकता है, अच्छी निवल संपत्ति वाला भी कर सकता है, और शीर्ष स्तरीय कॉर्पोरेट्स और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सी। अगला है कि 16 दिसंबर से अब आप वर्ष के सभी दिन के किसी भी समय राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफर है यानी कि NFT जो प्रणाली है इसका उपयोग करके ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिवाय किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी दिन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 24/7 ये सुविधा अवेलेबल है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा अभी भी प्रभार्य है यानी कि चार्जेबल है। प्रभार्य का मतलब होता है चार्जेबल, तो अभी भी जो चार्जेबल है वो है IMPS का फुल फॉर्म क्या होगा जरा बताइएगा कमेंट करके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। इसमें कहा गया है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसे घोषित किया गया है भगोड़ा आर्थिक अपराधी? तो किसे घोषित किया गया है? नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों लोगों को घोषित किया गया है, तो दोनों ही आंसर्स हो जाएंगे। प्रश्न में बात की गई है भुगतान बैंक की। कहा गया है कि जो भुगतान बैंक है वो प्रति व्यक्ति ग्राहक पर केवल 5 लाख तक जमा स्वीकार कर सकता है और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है, म्यूचुअल फंड और बीमा जैसी वित्तीय जो उत्पाद है उनको वितरित नहीं कर सकता। यहाँ पर हमको असत्य कथन पहचानना है। तीनों ही कथन असत्य हैं क्योंकि ये 1 लाख तक जमा स्वीकार कर सकता है,
क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है और म्यूचुअल फंड और बीमा जो जैसी वित्तीय उत्पाद है इनको वितरित कर सकता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है लघु वित्त बैंक। ये मुख्य रूप से लघु व्यवसाय जो इकाइयां होती हैं और लघु और सीमांत किसान और असंगठित जो क्षेत्र होते हैं इनकी संस्थाओं को वित्त प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है कि म्यूचुअल फंड और बीमा जैसी वित्तीय उत्पादों को वितरित कर सकते हैं, ये भी सही कथन है। तीसरा है कि भुगतान बैंक ऑपरेशन के 10 साल बाद छोटे वित्त बैंकों के लघु वित्त बैंक के रूपांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये 10 साल बाद नहीं, यहाँ पर 5 साल बाद होगा, इसलिए जो असत्य कथन पूछा गया है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल तीसरा। फिर देखते हैं आगे, ये टेली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर उत्तर पूर्व भारत दिया हुआ है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर ऑपरेशन क्लीन आर्ट, इसका संबंध है कृषि, शहर की सफाई और भारतीय रिजर्व बैंक में, इनमें से किसी से नहीं है। इसका संबंध है नेवले से। ठीक है, नेवले से जो ब्रश बनाए जाते हैं उससे संबंधित है ऑपरेशन क्लीन आर्ट, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में बात की गई है कि भारत वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 76वें स्थान पे है। ठीक है, और इसमें डेनमार्क जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। तो इससे इतने सारे पॉइंट्स हमको पता चल गए हैं। उसके बाद कहा गया है सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 82 देशों को मापता है, जिनके प्रमुख आयाम कौन से हैं? तो कौन से आयाम हैं इसमें प्रमुख? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, काम, संरक्षण और संस्थान, ये पांचों ही होंगे यहाँ पर, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला देखते हैं, इसमें कहा गया है जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ, इसने जलवायु आपातकाल की घोषणा की और ऐसा करने वाला ये पहला बहुपक्षीय ब्लॉक है। बिल्कुल कथन ये सही है। उसके बाद है भील जो शब्द है ये बिल्लू से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष, और वे ज़्यादातर छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। ये जो भील जनजातियाँ होती हैं इनका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि अशुगंज अखौरा सड़क परियोजना ये भारत और कौन से देश के बीच में है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर आता है सांस अभियान, ये हाल ही में समाचारों में देखा गया था और पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध इनमें से सभी से है। बाल मृत्यु दर को कम करना, शहर की सफाई और जैविक खेती को बढ़ावा देना, इन सभी से ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत में अब तक मलेरिया बीमारी को खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है जिसको मेरा इंडिया कार्यक्रम भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन। तो ये कब तक हुआ कही गई है बात, कब तक खत्म करने की बात की गई है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 2030। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, 2030 याद रखिएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, भारत के पहले सरकारी स्वामित्व वाले जो कचरे से ऊर्जा संयंत्र है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव, ये किसका है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक पहल है। तो ये यहाँ पर ये दोनों कथन सही है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सामंजस्य, खोजी तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित करने की मांग करने वाली जो पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है वो है बुडापेस्ट सम्मेलन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, संयुक्त अभ्यास जो मित्र शक्ति है ये किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर बात की गई है इंस्टेक्स। इंस्टेक्स जो है ये एक भुगतान तंत्र है और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद जो ईरान पर लगाए गए थे, तो ईरान के साथ व्यापार करने के लिए इसको शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? यूरोपीय संघ के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, कहा गया है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो थे वो थे सर टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने अपने आविष्कार के भविष्य को बचाने के उद्देश्य से वेब के लिए अनुबंध की घोषणा की है। ठीक है, ये कथन सही है। फिर देखते हैं, इन्होंने कहा है कि ये विचार सभी हितधारकों के लिए बेहतर वेब बनाने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने की वैश्विक योजना की बात की है इन्होंने, और इसका लक्ष्य इन्होंने बताया है कि वेब के लिए एक मानक नीति बनाना है जिससे सभी को लाभ मिल सके। उसके बाद कहा गया है अनुबंध में 9 सिद्धांत शामिल हैं जिसमें सरकार, निजी कंपनियां, व्यक्ति, नागरिक समाज और समर्थन देने वाले के लिए 3-3 प्रत्येक के लिए होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे कथन सही है ये चारों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बात की गई है। कहा गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में निम्नलिखित में से किस समुदाय के जो अप्रवासी हैं उनके लिए अवैध अप्रवासी की परिभाषा में संशोधन किया गया है जो बिना दस्तावेज के भारत में रहते हैं। तो किसके लिए संशोधन किया गया है? हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, इसमें मुसलमानों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर आगे है, इसी नागरिकता अधिनियम से संबंधित कहा गया है कि नागरिकता के लिए कट ऑफ की तारीख क्या रखी गई है, तो जिससे पहले कहा गया है कि उस तिथि पर या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए था। तो कौन सी तारीख रखी गई है यहाँ पर रखी गई है तारीख 31 दिसंबर 2014। ठीक है। फिर दिशा बिल, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ना ही रेलवे, रोडवेज और कृषि, इनमें से किसी से नहीं है। इसका संबंध है जो आंध्र प्रदेश की दुष्कर्म की घटना हुई थी, आप जानते होंगे इसके बारे में। इसके संबंध में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो लेकर आई थी कि जल्दी से जल्दी जो भी होंगे कल्प्रिट्स उनको सज़ा सुनाई जा सके। तो इसके ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है, इस समुदाय की पहचान करनी है। कहा गया है भारत में तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है और इन्हें होर होपिन यानी कि सन्स ऑफ मैन, होर को या मांझी भी कहा जाता है। तो ये कौन से हो जाएंगे संथाल, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है ऑपरेशन ट्विस्ट, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी अमेरिका में, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में 6वें IOD यानी हिंद महासागर संवाद और दिल्ली संवाद की मेजबानी की। और ये जो IOD है इसने इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स यानी ICWA की सहायता से आयोजित इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की एक प्रमुख पहल है। और कहा गया है कि 2019 में हिंद महासागर संवाद का विषय क्या था? इंडो पैसिफिक री इमेजिनिंग द इंडियन ओशियन थ्रू एन एक्सपैंडेड ज्योग्राफी। तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है कि किस महाद्वीप के 8 देशों ने अपनी आम मुद्रा का नाम क्या कर दिया है? फ्रैंका, CFA फ्रैंका कर दिया है या फ्रैंक कर दिया है। तो इससे बदलकर क्या कर दिया है? इको कर दिया है। फ्रैंका ये पहले थी, अब इको कर दिया है। तो ये कौन से देश हैं, कौन से महाद्वीप के हैं? ये हैं अफ्रीका के। आगे देख लेते हैं। कहा गया है दिसंबर 2019 को जो G20 राष्ट्रपति पद संभालने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा हो गया है? तो G20 का राष्ट्रपति पद संभालने वाला पहला देश हो गया है हमारा सऊदी अरब। ठीक है, ये हाल ही में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा करने वाला ये पहला अरब राष्ट्र है। फिर आता है पावर ऑफ साइबेरियन गैस पाइपलाइन, ये कौन से देशों के बीच में है? रूस और चीन के बीच में। देन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP25 के रूप में भी जाना जाता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। जग्गा मिशन, ये अपनी महत्वाकांक्षी पहल के लिए किस राज्य ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जग्गा मिशन नामक महत्वाकांक्षी पहल किसकी है ये भी पता चल जाएगा इससे हमको। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। फिर इस प्रश्न में बात की गई है भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन से जो राज्य हैं उन्होंने वन आवरण में वृद्धि की है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, इन तीनों ने ही वृद्धि की है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसके सभी घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल साथी कार्यक्रम चलाया गया है? तो ये चलाया गया है ओडिशा में। जल साथी कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है? ओडिशा में। फिर इस प्रश्न में देखते हैं कौन सा ऐसा देश है जो मार्च 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो ये देश है भारत, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। फिर अवर्तनशील का संबंध किससे है? अवर्तनशील का संबंध है फार्मिंग से यानी कि खेती से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जल आयोग CWC, इसने मई 2014 से अप्रैल 2018 तक किए गए एक अध्ययन में कहा है कि भारत की कुछ प्रमुख नदी प्रणालियां हैं और इनमें किन धातुओं से प्रदूषण फैल रहा है। तो कौन सी धातु है वो? तो हो जाएगा लोहा, सीसा, निकल, क्रोमियम, कैडमियम, तांबा, इन सभी से हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बात की गई है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU, इसके द्वारा किस भारतीय नाम को एक तारे और उसके एक्सोप्लैनेट यानी कि बहिर्ग्रह को आवंटित किया गया था? ये था बिभा। ठीक है। इसमें कहा गया है स्नोएक्स, जो एक 5 साल का कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा शुरू और वित्त पोषित किया गया है? नासा के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स जो पौधे होते हैं उनके उगने की तकनीक में किसके उपयोग के बिना ये तकनीक युक्त होती है, प्रयोग की जाती है? तो ये मिट्टी के बगैर हाइड्रोपोनिक्स पौधे उगाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी, इसका उपयोग किससे संबंधित है, किस उद्योग से? ये संबंधित है ऑटोमोबाइल उद्योग से। माइक्रोडॉट टेक्नोलॉजी किससे है? ऑटोमोबाइल उद्योग से। फिर आता है टोरीफैक्शन का संबंध किससे है? ये एक स्वीडिश तकनीक है। इससे बेसिकली पराली को जलाया जो जाता है, वो पराली ना जलाकर इससे कोल का निर्माण करने की बात कही गई है। ये स्वीडिश तकनीक है। फिर हम देखते हैं इको नेटवर्क, इसका संबंध किससे है? इंटरनेट का विस्तार, रोडवेज और रेलवेज, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इको नेटवर्क, इसका संबंध पर्यावरण से है, इसलिए ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है जल जीवन मिशन जो है इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के लिए पर्याप्त मात्रा में, जो कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है होगा, पीने योग्य पानी कब तक उपलब्ध कराया जाना है। तो ये कराया जाना है 2024 तक। ठीक है, ऐसे ईयर्स काफ़ी पूछे जाते हैं, बीयू के एग्जाम में पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है कि तेलंगाना की जो कलेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना 2016 है, ये किस नदी पर शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी गोदावरी नदी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर सिल्वर लाइन पाइप परियोजना जो है इसका संबंध है केरल से। फिर आता है त्रास्तु जुमब, ये जो तकनीक है इसका संबंध है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसका संबंध है ये ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक तकनीक है, त्रास्तु जुमब। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला, ये जो बोडो अग्रीमेंट हुआ है ये किसके किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ है। ये हस्ताक्षरित हुआ है भारत सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधि, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात की गई है तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। गांधीनगर, पुणे, भोपाल, इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधीनगर में इसको आयोजित किया गया। और भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये हुआ है स्थापित भोपाल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में बात की गई है, इसमें तो कौन सा कथन असत्य है। तो कहा गया है कि जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये गुवाहाटी में हुआ था। तो ये चौथा नहीं था, ये कौन से नंबर का था, तीसरा। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है चैंपियंस ट्रॉफी महाराष्ट्र को सौंपी गई और पहली रनर अप कौन रहे, हरियाणा, और दूसरा रनर अप दिल्ली। तो ये कथन कौन सा यहाँ पर सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है, और पूछा असत्य गया, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था। ये रहा था नॉर्वे, ऑप्शन बी। और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जो नया गठित है, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये एक ही हो गया है अब। तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी दमन है। इसमें कहा गया है कि लीडर्स प्रोग्राम ये ऑनलाइन जाना जाने वाला डिजिटल रूप से सक्षम मेंटरशिप प्रोग्राम है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। फिर इसमें कहा गया है भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2019, इसको लोकल सर्कल्स, एक सोशल मीडिया फर्म, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी किया गया है। और इसके हिसाब से भारत में भ्रष्टाचार जो चार्ट है, राजस्थान उसमें सबसे टॉप पर आता है। और सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में 78% लोग जो हैं वो काम करने के लिए रिश्वत देने की बात करते हैं। बिहार राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। कहा गया है केरल को सबसे कम भ्रष्ट राज्य का दर्जा दिया गया है, जहां पर केवल 10% लोगों ने अपना काम करने के लिए रिश्वत देना स्वीकार किया। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसमें हमको असत्य कथन का चुनाव करना है। पहले में कहा गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसको प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद दूसरा कथन है कि सूचकांक में जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, बड़े राज्य, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद कहा गया है केरल ने सबसे बड़े राज्य में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये केरल नहीं है, ये है तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि पुडुचेरी चंडीगढ़ और दिल्ली के बाद सबसे अच्छा केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला। तो यहाँ पर जो हमारा असत्य पूछा गया है ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल तीसरा कथन। ठीक है, फिर हम देखते हैं चीन के जो समुद्र हैं उनमें से कौन कौन सा शामिल है। तो द बोहाई समुद्र, हुआंग हाई सागर और पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर, ये चारों ही होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप चाहें तो एक बार मैप पे लोकेट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सही से आइडिया लग जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं कि भारत में पहली बार भारतीय एयरटेल ने दिल्ली एनसीआर में वॉइस ओवर वाईफाई को लॉन्च किया है। और कहा गया है जो वॉइस ओवर वाईफाई है इसकी कॉलिंग एक ऐसी तकनीक है जो स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को सेलुलर रेडियो कनेक्शन के बजाय जो वाईफाई नेटवर्क पर कॉल करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। और ये विशेष रूप से किन क्षेत्रों के लिए है, लक्षित है जहां पर सेलुलर नेटवर्क जो है वो मजबूत नहीं है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बात की गई है वहाकारी व्हाइट आइलैंड की, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है ये, न्यूजीलैंड में। ठीक, फिर मानव विकास सूचकांक 2019 के हिसाब से भारत का HDI मूल्य पूछा गया है यहाँ पर, तो 0.647। अगला प्रश्न है कि किस देश ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो बांग्लादेश, चीन, नेपाल तीनों ने ही बेहतर किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आता है क्रिकेट फॉर गुड, ICC और किस के बीच में साझेदारी कार्यक्रम है। यह है ICC और यूनिसेफ के बीच में। फिर आता है ऑक्टोपस, ये किसका आतंकवाद विरोधी बल है। तो ये है ऑक्टोपस आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो इसको देख लिया, आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन की बात पूछी गई है। असत्य कथन पूछा गया है यहाँ पर हमसे और कहा गया है पहले कथन में कि पोर्ट ऑफ कोची में जो अपहरण है अभ्यास यानी कि अपहरण होगा, यहाँ पर अपहरण अभ्यास आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल दोनों ने ही हिस्सेदारी ली थी और दक्षिणी नौसेना कमान का ये एक अपहरण विरोधी अभ्यास है। उसके बाद कहा गया है तारा नाकाम्बे नक्षत्र एरिडानस में है और इसका नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा बुर्किना फासो के सुझावों पर रखा गया था और स्टार का नाम अफ्रीकी राष्ट्र के एक प्रमुख नदी के नाम पर रखा गया था। तो असत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पर दोनों ही कथन हमारे सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई भी असत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहा गया है भारत केवल 2 देशों के साथ 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद है वो कर रहा है। वो कौन से 2 देश हैं? वो है जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, हमें फिर से असत्य कथन को पहचानना है। कहा गया पहली बार ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम 17-18 दिसंबर 2019 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ और UNHCR यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा स्विट्जरलैंड सरकार के साथ संयुक्त रूप से ये आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए असत्य की बात की गई है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलूसी बांध ये कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा, ये तुर्की में स्थित है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं कि वर्ष 2019 के BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के रूप में किसको नामित किया गया है? ये किया गया है बेन स्टोक्स को। फिर आगे देखते हैं, परिवारा, तलवाड़ा और सिद्धि ये अनुसूचित जातियां हैं जो कहाँ की हैं? ये हैं कर्नाटक की अनुसूचित जातियां, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर हम देखते हैं, इसमें से हमको असत्य कथन चुनना है। कहा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने 138 स्मारकों की पहचान मस्ट सी के रूप में की है और भारत की डोपिंग रोधी संस्था जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, इसने बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। फिर इसमें देखते हैं हम कि दुनिया की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक उड़ान ने हाल ही में कनाडा में उड़ान भरी। तो ये बिल्कुल कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है कि 13वें दक्षिण एशियाई खेलों 2019 का समापन 10 दिसंबर 2019 को नेपाल में हुआ था। इसमें भारत ने 174 स्वर्ण, 93 रजत और 45 कांस्य सहित 312 पदकों को सर्वश्रेष्ठ पदक के साथ शीर्ष पर रहा था भारत, और इसका मेजबान कौन था? नेपाल, और ये दूसरे स्थान पर रहा था, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। फिर हम देखते हैं इसमें वो गलत कथन का चुनाव करना है। कहा गया है जर्मन चांसलर जो है एंजेला मर्केल, ये फोर्ब्स के 2019 के संस्करण में 100 महिलाओं की जो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची थी, इसमें लगातार 90 वर्ष शीर्ष पर रही। और टाइम पत्रिका द्वारा 2019 पर्सन ऑफ द ईयर कौन रही? ग्रेटा थनबर्ग। और नगर पालिका ठोस कचरे के लिए ऑनलाइन कचरा विनियम करने वाला चेन्नई जो है ये पहला शहर बन गया है। तो यहाँ पर हमको गलत चुनना है, कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं IUCN ने हाल ही में कितनी प्रजातियों को खतरे वाली प्रजातियों की सूची में जोड़ा है? तो ये जोड़ा है 1840 प्रजातियों को। फिर हमको राज्य की पहचान करनी है। 2023 पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है ये राज्य। उसके बाद इस राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर आउटडोर जिम स्थापित करने का निर्णय लिया है, ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। फिर हम आते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। मिशन 41K इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।